नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वक्फ अराज़ियात को कोई फरोख्त नहीं कर सकता। अकबरुद्दीन ओवैसी की मुदल्लिल बहस के बाद वजीर आला का ऐलान। नए रेवेन्यू एक्ट के अलावा म्युनिसिपल और पंचायत तरमीमी बिल को असेंबली में दी गई मंजूरी। वक्फ अराज़ियात के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी। गज़ीट वक्फ अराज़ियात का रजिस्ट्रेशन न किया जाए, अकबर ओवैसी का मुतालबा। मुसलमानों की अराज़ियात से महरूमी के हक़ाइक़ को कायद मजलिस ने असेंबली में किया पेश। नोटरी जायदादों का मामूली फीस पर रजिस्ट्रेशन किया जाए। LRS और BRS के तहत एक और मौका फराहम करने कायद मजलिस का मुतालबा। और शादी के 20 दिन के अंदर दुल्हन ने शौहर का किया कत्ल। मुसलसल हरासानी और गाली गलोच पर इंतहाई इक़दाम। टप्पा चबूतरे में दिल दहला देने वाला वाकया। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज ऐवान असेंबली में एक ऐसे अहम मसले को उठाया जिनका ताल्लुक स्लम इलाकों से था। जैसे कि पता है कि स्लम इलाकों में हैदराबाद के अंदर 80% ऐसी जायदादें हैं जो कि नोटरी पर पाई जाती हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज उसी मसले को उठाते हुए वजीर आला को तवज्जो दिलाई कि नोटरी की जायदादों को बाकायदा यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए इक़दाम किए जाए और उस पर गौर किया जाए। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए एक बात चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में लाना चाहता हूं, जो बहुत ही नाजुक मसला है। इसके ऊपर भी फैसला लेना जरूरी है, और वो मसला यह है कि पुराना शहर और नए शहर के बहुत सारे स्लम्स जो हैं, स्लम्स जो गवर्नमेंट सरप्लस लैंड था लेकिन गवर्नमेंट पोजीशन नहीं ली और बेचने वालों ने बेच दिया, लेने वाले गरीबों ने उसको खरीद लिया, रजिस्ट्री नहीं हुई, नोटराइज डॉक्यूमेंट पे ले लिया। आज तकरीबन 80% पुराना शहर और नए शहर के स्लम्स नोटराइज डॉक्यूमेंट पे हैं। तो हम सवाल मेरा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से यह है कि हम इस बिल में क्या कोई प्रोविजन दे रहे हैं जिसके जरिए कि हम नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे? अगर आपने कहा है कि साइट पे आ जाएगा, गवर्नमेंट लैंड विल नॉट बी रजिस्टर्ड। सर, दिस इज दैट माइट बी अ गवर्नमेंट लैंड 10 years, 15 years back. Now that land is not open. That not is encroachment free. That land has been encroached. And I would say not by the land grabber, sir. That land has been encroached and bought by giving their life-earned saving monies by the poorest of the poor people. वो गरीब कहां जाएंगे सर? अगर इस बिल में उनके तहफ्फुज़ के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया, यह बहुत ही अहम मसला है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर। नोटराइज्ड है, और मैं फिर आपसे कहूंगा कि नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स है सर। एट द सेम टाइम द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि सर हमारे पुराने शहर में या GHMC के लिमिट्स में 22 लाख घर हैं और 15 लाख घर ऐसे होंगे साहब कि मैं कहूंगा जिनके पास 15 से बढ़कर ना उनके पास रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, ना उनके पास बिल्डिंग का परमिशन है, लेकिन बरसों से रह रहे हैं। जब बरसों से रह रहे हैं तो उनका क्या होगा? मैं बार बार आंध्र प्रदेश असेंबली में भी यह मुतालबा करता रहा कि आवाम मासूम है, वो मासूमियत में ले ली। बेचने वाले बेच गए, पैसे कमाने वाले कमा लिए, गवर्नमेंट की जमीन बेच दी, वो तो बेचकर जेब भरकर पैसा लेकर चले गए और वहां पे रह गया तो वो गरीब जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत और पूंजी से बनाई गई और घर को वहां पर लेकर वो रह गया। और अगर इस बिल के पास होने के बाद वो नोटराइज डॉक्यूमेंट रखने वाला घर का मालिक अगर अपना घर नहीं बेच सकेगा
غریب اپنا گھر کب بیچتا ہے؟ جب بیٹی جوان ہوتی ہے یا بچہ جوان ہوتا ہے، بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے یا بچے کی پڑھائی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بیچتا ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ میں امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر بھی سنجیدگی سے غور کریں گے۔ پرانے شہر ہونے دیے، جی ایچ ایم سی ہونے دیجئے، جتنے بھی ہمارے نوٹیفائڈ سلمز ہیں، یہاں پہ لے آؤٹ نہیں ہے صاحب، کوئی لے آؤٹ نہیں ہے، کوئی پارک نہیں، کوئی پلے گراؤنڈ نہیں، کوئی سکول نہیں، بس چھوٹے چھوٹے 50 گز 100 گز 200 گز ایسے بنا دیے۔ زندگی میں جیسے جیسے پہلے زمین لیے تو ٹین کا شیڈ ڈالے، بعد میں کچھ پیسہ آیا تو آر سی سی کا ایک چھت ڈالے، اس کے بعد اور کچھ آیا تو بڑھاتے گئے۔ آج وہ لے آؤٹ نہیں ہے، رجسٹرڈ نہیں ہے، تو ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی حکومت سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی، اور جو پٹاس دے دیے گئے ہیں وقف لینڈ پر آلریڈی، سر اس کو بھی آپ دیکھیے، آپ کے سائٹ میں ڈال دیجئے کہ یہ گزیٹ ہے اور یہ گزیٹ کی اہمیت کیا ہے۔ سر آج ایسا ہو گیا ہے کہ پیپل آر گوئنگ اینڈ چیلنجنگ دا گزیٹ آفٹر 50 ایئرس۔ اب یہ ایک اہم چیز ہے۔ میں امید کرتا ہوں سر کہ جو مسائل میں اٹھایا ہوں اس پہ دیکھیں گے۔ اکبر الدین اویسی کی طرف سے جس طرح سے سوال اٹھایا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا، توجہ دلائی گئی نوٹری کی جائیدادوں کے لیے، وزیر اعلیٰ نے اس پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ نوٹری جائیدادوں کو رجسٹریشن کی اجازت دینے کا فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایل آر ایس اور بی آر ایس اور سادہ بیناموں کو بھی ایک وقت موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی رجسٹریشن کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ جیو 58 اور 59 اکبر صاحب آپ پوچھ رہے تھے، اس کے تحت 1,40,328 لوگوں کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیا، نہ ان سے کوئی روپیہ لیا، ان کو باضابطہ اونر بنا دیا، دیے تھے، اچھا موقع دیے۔ اس میں زیادہ تر ان اینڈ اراؤنڈ حیدرآبادی ہے، کچھ باہر شہروں میں، ورنگل جیسے شہروں میں ادھر ادھر، لیکن زیادہ قریب 1 لاکھ یہیں دی۔ آج بھی آپ مانگ کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسا ہو سکتے ہیں غریب لوگ، جب اتنی بڑی ریولیوشن آ رہی ہے، دھرنی پورٹل آیا تو وہی غریبوں کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں کیبنٹ میں بات کرتا ہوں اس کے بارے میں، ایک چانس پھر ایک بار دینا چاہیے کیا؟ اگر ایسا ہے تو ضرور ہیومن اینگل میں ہم سوچیں گے، ڈیفینیٹلی پھر ایک بار جیو 58 جیو 59 ایکسٹینڈ کر کے تھوڑا غریبوں کا مدد کریں گے۔ غریبوں کو مدد کرنے میں ہم کبھی بھی پیچھے نہیں گئے، اتنی بڑی ریفارم لا رہے تو غریبوں کا بھی کلیان ہو جائے، وہ بھی اونر بنے، میں چاہتا ہوں دل سے، کچھ خوشی خبر ان کو بھی ملے۔ تو پھر ایک بار کیبنٹ میں لے جاتا ہوں اس بات کو، کیونکہ بڑا پالیسی میٹر ہے، لے جا کے پورے کیبنٹ کو ایکسپلین کر کے انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ ایکسٹینڈ ہو جائے، غریبوں کا کچھ فائدہ ہو۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ایوان اسمبلی میں یہ تیقن دیا کہ ہفتے سے ریاست کی وقف اراضیات کو کوئی فروخت نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں فوری احکامات جاری کیے جائیں گے۔ اکبر الدین اویسی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ 77,000 ایکڑ اراضی کو کوئی فروخت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میونسپل اور نہ ہی گرام پنچایتوں میں اس سے منظوری دی جا سکتی ہے۔ این او سی بھی جاری نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نئے ریونیو قانون میں وقف اراضیات اور انڈومنٹ اراضیات کو آٹو لاک میں رکھا جائے گا۔ سروے کے بعد ہی ان اراضیات پر کوئی قطعی فیصلہ لیا جائے گا۔ بولنے والے بولتے سارا الدین اویسی صاحب زندہ تھے تب سے بھی سن رہا ہوں میں یہ بات، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ ہاں ایک بات میں ضرور امید دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں، پرامیس کرتا ہوں، اب تو بھی کم سے کم کاروائی شروع کریں گے۔ دی 77,000 acres I promise that Mr. Akbaruddin Owaisi and his party members and all people who are interested in work plans in the state, I am making an open promise in the open house. All these things will be sealed right from tomorrow morning. کوئی رجسٹر نہیں ہوگا، کوئی میونسپل پرمیشن نہیں دے گا، کوئی گرام پنچایت پرمیشن نہیں دے گا، کسی بھی قیمت پر، نہ این او سی بھی دیا جائے گا۔ It will be banned and registration آفس میں اس کا پورا آٹو لاک کر دیا جائے گا 100%. All these lands will be protected. پھر سروے کے بعد وہ کس شکل میں ہے، کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، 100% we will take a fairly good decision. I assure the honorable member. This is my promise to the community.
مجلس کے قائد مقررہ اکبر الدین اویسی نے جواب میں کہا کہ 20 سال کی ان کی ایک کوشش کامیاب ہوئی ہے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کی طرف سے وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ اکبر الدین اویسی نے چندران گٹا علاقہ بنڈلا گوڑے میں سب رجسٹرار آفس قائم کرنے کا مطالبہ کیا، جسے وزیر اعلیٰ نے فوراً قبول کرتے ہوئے اس کا بھی اعلان کر دیا۔ Honorable Speaker, sir. So through you, I would like to thank the Honorable Chief Minister صاحب جو وقف کے تعلق سے جو مسئلہ اٹھایا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آج 20 سال کی جو محنت ہے اوقافی جائیدادوں کو بچانے کے لیے وہ آج ایسا دکھتا ہے کہ کسی حد تک وہ کامیاب ہوئی۔ کوئی چھوٹی بات نہیں، کوئی چھوٹا اعلان نہیں، یہ بہت بڑا اعلان چیف منسٹر صاحب نے آج کیا، جس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور مسلمانوں کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے جو اس کے رجسٹریشن پر بین لگانے کا وعدہ کیا اور کوئی بھی پرمیشن بھی ان کو نہیں دیں گے، تو یہ بہت بڑا اعلان ہے، اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ وہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ کے تعلق سے بھی ہم نے جو مسئلہ اٹھایا تھا GO 58 اور 59 کا، اس کو اوپر بھی غور کرنے کا جو وعدہ کیا، اس کے لیے بھی میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک چھوٹی سی ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے شہر میں موسارم باغ میں ہی ایک سب رجسٹرار کا آفس ہے۔ پورے پرانے شہر میں بہت تکلیف ہے، میرے کانسٹیٹنسی میں بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایوان میں اٹھایا تھا اس مسئلے کو، تو محمود علی صاحب جب ریونیو کے منسٹر تھے تو محمود علی صاحب نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ چندرائن گٹے میں بنڈلا گوڑا میں ایک سب رجسٹرار آفس قائم کریں گے تاکہ پرانے شہر کے لوگوں کو رجسٹری کے لیے، چاہے وہ میرج رجسٹری ہو، پراپرٹی رجسٹری کے لیے، تو اگر اس تعلق سے بھی اگر آپ غور کریں گے اور ایک رجسٹرار آفس کی اجازت دیں گے تو میں آپ کا کافی ممنون و مشکور رہوں گا۔ اور ابھی آپ نے مجھ سے یہ بھی اپیل کی تھی کہ میں نے جو امینڈمنٹس دیے ہیں اس کو واپس لینے کے لیے، ہاں میں آن ریکارڈ آتا ہوں کہ میں اپنے امینڈمنٹ جو پیش کیا تھا وقف کے تعلق، وقف کی جائیدادوں کے تعلق سے، اس کو وڈرا کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے مؤثر جواب دیا ہے وقف کے معاملات میں ان کے تحفظ کے لیے، تو میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور مسلمان ضرور آج کے اس دن کو یاد رکھیں گے کہ اتنا بڑا اعلان آپ نے کیا ہے۔ شکریہ صاحب۔ Speaker sir, as requested by Mr. Akbaruddin Owaisi, as promised by the Honorable Minister Mahmood Ali ji earlier, we will immediately establish a sub-registrar office in Banda Goda area, sir. وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ ریاست میں اراضی سروے مکمل ہونے کے بعد 99% تنازعات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تلنگانہ رائٹس ان لینڈ اینڈ پٹے دار پاس بک بل، تلنگانہ ابولیشن آف دی پوسٹ آف ولیج ریونیو آفیسرز بل، تلنگانہ میونسپل لا امینڈمنٹ بل 2020، پنچایت راج امینڈمنٹ بل پر جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریونیو محکمہ کافی بدنام ہو چکا ہے۔ VRO انتظامیہ کے خلاف شکایتیں موصول ہونے کے بعد عوام کی بھلائی کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ GO 58، 59 اور سادہ بینامے کے تحت پھر ایک بار موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد رجسٹریشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وقف بورڈ، انڈومنٹ اور جنگلاتی اراضی کو آٹو لاک کیا گیا ہے۔ اسائن لینڈ کی اراضی کو بھی محفوظ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس ایکٹ میں واضح طور پر کہا گیا کہ غلطی کرنے والے ملازمین کو برخاست کیا جائے گا۔ اس قانون سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ محکمہ ریونیو میں VRO عہدے کو مکمل برخاست کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر سروے نمبر کوآرڈینیٹ ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کہا کہ دھرانی پورٹل محکمہ ریونیو کی نگرانی میں ہوگا۔ KCR نے کہا کہ قولدار کسانوں سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری طرف مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے ملک کی تاریخ کی ایک تلخ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے آج تک سب سے زیادہ اگر کسی کی زمینیں گئی ہیں وہ مسلمانوں کی ہیں۔ آزادی سے لے کر آج تک کئی قانون بنتے گئے، جاگیرداروں کی زمینیں چلی گئیں، محلات ویران ہو گئے، انعامی زمینیں چھین لی گئیں، 1000 نہیں 2000 نہیں بلکہ لاکھوں ایکڑ کی زمینیں چلی گئیں۔
نقصان یہاں تک نہیں رکا، اربن سیلنگ ایکٹ آیا اور اس میں بھی زمینیں چلے گئیں۔ قائد مجلس نے کہا کہ حسین شاہ ولی درگاہ کے تحت 1600 ایکڑ کی زمین چلی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وقف اراضیات کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے ساتھ انصاف کی ضرورت ہے۔ اکبر اویسی نے تلنگانہ رائٹس ان لینڈ اینڈ پٹے دار پاس بک بل، تلنگانہ ابالیشن آف دی پوسٹ آف ولیج ریونیو آفیسرز بل، تلنگانہ میونسپل لا امینڈمنٹ بل 2020، پنچایت راج امینڈمنٹ بل کی حمایت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ قائد مجلس نے کہا کہ مسلمانوں نے جاگیردار ابالیشن ایکٹ، انعام ابالیشن ایکٹ اور اس کے بعد اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ میں بھی اپنی زمینوں کو کھویا ہے۔ آج جتنی بھی اوقافی اراضیات ہے ان پر کوئی قبضہ کر رہا ہے تو کوئی رجسٹریشن کر رہا ہے۔ اس پر حکومت پٹے دے رہی ہے یا پھر اسے منظورہ اراضیات کہہ کر غریبوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ اکبر اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان بلز میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی اراضیات کا رجسٹریشن نہیں کیا جائے گا تو اس میں اراضیات جو مندر کی ہیں، وہ اراضیات جو انڈومنٹ کی ہیں، وہ اراضیات جو مسجد کی ہیں، جو اراضیات وقف ہیں جن کا گزٹ جاری ہوا ہے، ان اراضیات کا رجسٹریشن بھی نہ کیا جائے۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر میں یہاں کھڑے رہ کر اس بل کا استقبال کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ 95% لوگ کو فائدہ ہوگا اس سے اور وقت کی ضرورت تھی یہ، لیکن یہ بھی ایک بات حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک سب سے زیادہ اگر زمینات گئی ہیں کسی کی تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی گئی۔ مسلسل آزادی سے لے کر آج تک کئی قانون بنتے گئے۔ ایک وقت جاگیر ایبولیشن ایکٹ آیا، اس میں کئی جاگیریں اور منصبیں چلی گئیں اور کل تک جو جاگیردار تھا صبح کے سورج کے نکلنے پر وہ غریب ہو گیا، اس کی زمینات چلی گئیں، محلات ویران ہو گئے اور پریشان حال کا شکار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انعام ایبولیشن ایکٹ آیا اور انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے وہ انعامی زمینات جو دی گئی تھی انعامداروں کو یا جاگیرداروں کو، وہ زمینیں چھین لی گئیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1000 یا 2000 نہیں بلکہ لاکھوں ایکڑ زمینات چلی گئی تھیں، لیکن وہیں پر بھی نقصان رکا نہیں، ضرب لگنا ختم نہیں ہوا۔ اربن ایگریکلچر سیلنگ ایکٹ آیا، اس میں کئی زمینات گئیں، پھر اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا، کئی زمینات اس میں بھی گئیں، اور پھر اس کے بعد اگر حکومت نے پھر سپریم کورٹ میں مسئلہ گیا انعام اور جاگیر ایبولیشن ایکٹ کے خلاف۔ سر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لیٹ این ٹی راما راؤ صاحب جب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی جاگیر اور انعام ایبولیشن ایکٹ کے اوپر سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ انعام ایبولیشن ایکٹ میں سارے انعام لینڈ نہیں جائیں گے، انسٹیٹیوشنل انعام اور انسٹیٹیوشنل جاگیر ول بی ایگزمپٹڈ۔ یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا اور میرے پاس یہ ٹیننسی لا ان آندھرا پردیش کی کتاب بھی ہے، اس میں بھی کلیئرلی اس میں لکھا گیا کہ حیدرآباد ایبولیشن آف جاگیر رولز میں بھی صاف واضح لکھایا گیا ہے کہ انڈومنٹ کے ہو یا وقف کے ہو، انسٹیٹیوشنل وقف were exempted from this act۔ لیکن اس کے بعد بھی برسا برس سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ انعامی لینڈ جو کسی درگاہ کے تھے، وہ انعامی لینڈ جو کسی مندر کے تھے، ان کو گورنمنٹ لینڈ کہہ کے ریونیو ریکارڈز میں لیا گیا، اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ نہیں، ان انعام اور یہ جاگیر کا جو لینڈ ہے اس کا کمپنسیشن دے دیا گیا ہے۔ لیکن کئی
मामलात में वो कंपनसेशन देने का रिकॉर्ड नहीं आया। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जब वायस राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने उठकर आंध्र प्रदेश की असेंबली में सख्त एहतजाज किया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो जमीन दी गई है उसमें 3000 एकड़ जमीन हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह की जमीन है। उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद राव साहब ने उठकर मुझसे कहा कि आई वांट टू करेक्ट एंड से दैट कि मिस्टर ओवैसी दिस लैंड डजंट बिलोंग टू दरगाह, इट इज नॉट वक्फ। फिर उसके बाद बहस हुई और उन्होंने कहा कि हम ये जमीन के कंपनसेशन का अमाउंट दिए हैं, ये जमीन वक्फ की नहीं थी, ये जमीन निजाम की थी। सर उसके बाद में हाउस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड सर, एंड देन इन द हाउस कमेटी the Nizam Trust people and Nizam family was called upon in the House Committee in Assembly, sir. And also the Waqf people were called off, and also the Revenue Department was called. And in that, after long deliberation and arguments, finally it was decided that if this land was acquired by the government and compensation has been paid, so it was decided that the Revenue Department and Government Treasury should submit the challan and the receipt of amount paid to the Nizam. One. The second question was asked from the Nizam Trust and the Nizam family people, does this land belong to you? On record in the House Committee, the Nizam family and the Nizam GPA came and said that this land doesn't belong to us. It is not in Blue Book. It is the land of Waqf and is the land of Dargah. We do not have any claim on it, nor we have ever given or requested for any claim, nor we received any amount. तो उसके बाद में सर डिसाइड हुआ, फिर ये गड़बड़ हुई, and then it was decided कि again कि they will search for it. Sir, if any amount is gone from the government treasury, there has to have an order, there has to have a चालान. नहीं था, कुछ भी नहीं था, इस तरीके से यहां की जमीन गई। और एक अगर मिसाल दूं मैं आपको, तो हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह 1600 चिल्लर एकड़ जमीन। आप खुद गौर करिए स्पीकर साहब, जब तेलंगाना एजिटेशन के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति जिद्दोजहद कर रही थी अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए, तो उस वक्त टीआरएस ने ऐवान असेंबली में मेरे साथ खड़े रहकर एहतजाज किया था कि हां अकबर साहब सही बोल रहे हैं, यह वक्त की जायदाद है, तेलंगाना के वक्त की जायदाद है, कहकर हम लड़े। और उसके बाद कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी ऑर्डर लेकर आए। लेकिन आज आप बताइए कि 1600 चिल्लर जमीन पर जहां पे आईएसबी है, माइक्रोसॉफ्ट है, ईमार को दी गई, विप्रो है, और सारी जमीनात चली गई। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने अली साद आशुर खाना, सर फ्रॉम दिस हाउस, एंड देन आई वेंट टू द कोर्ट एंड गॉट एन ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ पट्टाज। पट्टा को कैंसिल करने के बाद भी उसमें एंट्री हुई। तो सर मैं बताना यह चाहता हूं कि मुसलमानों ने अपनी जमीनात को खोया है जागीर एबॉलिशन एक्ट में, इनाम एबॉलिशन एक्ट में, और उसके बाद हमने अपनी जमीन अर्बन लैंड सीलिंग में खोई है, हमने अपनी जमीन खोई है तो एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट में, और उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा और आज भी जारी है। मैं कहूंगा कि जितने भी औकाफी जमीनात हैं वो या तो कोई कब्जा कर ले रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन कर ले रहा है, या फिर उस पर गवर्नमेंट पट्टे दे देती है, या उसको असाइन लैंड कहकर गरीब गुरबा में गरीबों में बांट देती है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से यह मुतालबा करूंगा कि आपने अपने बिल में यह प्रोविजन लाया है कि गवर्नमेंट लैंड्स को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, तो इसमें आप एक इजाफा कीजिए कि वो लैंड्स जो टेंपल के हैं, वो लैंड्स जो एंडोमेंट के हैं, वो लैंड जो दरगाह के हैं, वो लैंड जो मस्जिद के हैं, वो लैंड जो वक्फ है, उनका गजीट जारी हुआ है तो उन लैंड्स को भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो हम समझेंगे कि वाकई में हमारे साथ जो 70 बरस से जो नाइंसाफी होती आ रही है, वो इस बिल के जरिए हमको कुछ इंसाफ मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं फिर वही कानून बन जाएगा, तो फिर नया कानून बनने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं
कि 77,000 acres of land has been identified in first survey, and the entire extent of land has been reconciled with the Revenue Department. After reconciliation of the revenue records, gazette was issued. In spite of gazette being there alive, not being challenged for the last 50 years, 30 years, 20 years, are the land grabbers are encroaching upon the land, or the government is claiming that land to be theirs. So it is a very sad state of affairs, sir. I am taking this opportunity and speaking on the subject by welcoming the decision of bringing in this new law, which I would be supporting, my party would be supporting. But at the same time, I expect some justice to the Waqf lands. जो injust, जो मुसलसल, जो नाइंसाफी की गई, उस पे इंसाफ की पुकार लगाए मैं आज यहां खड़ा हूं, इस उम्मीद के साथ कि हां, इस बिल के जरिए मुझे मेरी औकाफी जायदादों पर कोई इंसाफ मिलेगा. Sir, in your constituency, sir, in your district in Nalgonda, sir, बड़े पहाड़ दरगाह is there. Yes, sir. तो वो साहब उस दरगाह के 500 एकड़ है साहब वक्फ लैंड आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वहां है, दरगाह को जाने के लिए फॉरेस्ट वाले एक रास्ता दे दिए बस. तो यू कैन जस्ट इमेजिन सर कि फॉरेस्ट के लोग क्लेम करते हैं ये हमारी जमीन है. एक जमाने में APIIC थी, APIIC ने ये पूरे जमीनात पूरे दिए थे. ये गच्ची बोली मणिकुंडा जागीर है. ये मणिकुंडा जागीर किसकी? दरगाह हजरत हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की. चंगी चरला में सर, चंगी चरला में भी 1200 एकड़ जमीन है. हजरत शाह राजू खत्तार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह महेश्वरम में 500 चिल्लर एकड़ आराजी है साहब. महेश्वरम में पट्टा हम कैंसिल करें सर. जब हम हाउस कमेटी लेकर गए महेश्वरम पर तो पट्टेदारों ने पत्थरों से मारा, सारे मेंबर्स चले गए साहब. पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं था, मैं अकेले ठहरे रहा वहां पर, और वहां पे जाके हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ले जाकर पोजीशन लिए. आज वो जमीन भी वैसी. अली साद आशुर खाना सर 77,000 एकड़ सर. सेकेंड सर्वे वॉज डन ऑन डिमांड ऑफ MIM. फिर सेकेंड सर्वे में 3,000 एकड़ आइडेंटिफाइड. 3,000 एकड़ आइडेंटिफाई होने के बाद में रिकंसिलेशन नहीं हुआ. तो ये एक अहम मैं कहूंगा बहुत अहम मुद्दा है, अहम मसला है. मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज इस पर गौर कीजिए. हमको किसी ने इंसाफ नहीं दिया. बड़े ही दर्द के साथ, कर्ब के साथ, तकलीफ के साथ, अफसोस के साथ बयान करता हूं कि मैं लुटते रहा, लेकिन वक्त के हुक्मरानों ने मुझको लूटा ही नहीं बल्कि मुझे तबाह बर्बाद किया और कभी भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया. लेकिन आज मैं यहां खड़े होकर उम्मीद करता हूं, तवक्को करता हूं, सेक्युलर जहन रखने वाला चीफ मिनिस्टर, मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाला चीफ मिनिस्टर जरूर हमारे साथ इंसाफ करेगा और औकाफी जायदादों का ना सिर्फ तहफ्फुज करेगा बल्कि उन जायदादों को वक्फ बोर्ड के हवाले करेगा. अगर औकाफी जायदादें बच जाएंगी मोहतरम स्पीकर साहब, तो हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है. मुसलमान खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकता है. मनशे वक्फ में बेवाओं के लिए वक्फ किया गया, वक्फ में यतीमों के लिए वक्फ किया गया है, वक्फ किया गया है तालीम के लिए, वक्फ किया गया है कई मकासद के लिए. मनशा वक्फ है, लेकिन आज नहीं हो रहा. मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जरूर संजीदगी से गौर करेंगे. जब मैं आज खड़े होकर जब औकाफ की बात करता हूं तो साथ ही साथ सर मैं इसमें यह भी कहूंगा सर, आप इसमें वो ऑफिसर जो वक्फ लैंड और टेंपल लैंड, एंडोमेंट लैंड को भी टेम्पर करेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए सर. जरूरी है ये, आप एक प्रोविजन उसमें ऐड करिए कि जो एनीबडी हु टेम्पर्स विद द वक्फ रिकॉर्ड or the endowment record, temple land will be prosecuted. And I thank you very much for giving me this opportunity, and I welcome this bill, and I lend my support from myself and my party for the passage of this bill, sir. And I hope that the Honorable Chief Minister Saab would really consider my pain, my anguish towards the protection of waqf properties and endowment properties, and also the notarized documents, sir. Thank you very much for giving me the opportunities. Thank you. कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रेवेन्यू के नए कानून से गरीब और कमजोर अवाम का नुकसान न हो.
रेवेन्यू तरमीमी बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जितने भी कानून बने वो गरीब आवाम को अराजी तकसीम करने के लिए बनाए गए। उन्होंने कहा कि धरनी वेब पोर्टल अराजी तनाज़ात की यकसुई के लिए मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि 2016 में हुकूमत अराजी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के मकसद में पूरा करने में नाकाम रही। इस प्रोग्राम के तहत सिर्फ क्लियर टाइटल को ही पासबुक दिए गए। तेलंगाना असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान अखामती स्कूल के मसले पर अरकान असेंबली ने सवाल करते हुए कहा कि अखामती स्कूल्स में दाखिले का 10% कोटा अरकान असेंबली को दिया जाए। इसके अलावा दीगर मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमे को ऐवान असेंबली में हुकूमत से सवाल किया कि रियासत में SC, BC और अक़लियती कॉरपोरेशन के स्कूल्स के क़याम के लिए क्या मरकज ने कोई फंड जारी किया है। अगर SC, BC और अक़लियती कॉरपोरेशन के लिए स्कूल्स की तामीर के सिलसिले में रकम फराहम की गई है तो उसका खुलासा किया जाए। ये जो BC के स्कूल्स है सर, इसमें BC में BCE भी एक कैटेगरी है। तो BC में BCE कैटेगरी में मुस्लिम्स आते हैं, तो क्या ये BC स्कूल्स में आप BCE के मुस्लिम्स को भी दे रहे हैं क्या? ये एक सवाल। और तीसरा सवाल सर, आपके थ्रू मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं सर, BC और SC और दूसरे जितने स्कूल्स हैं साहब, इसमें क्या आप कोई कोटा रखे हैं? बिकॉज एज फार एज माई नॉलेज गोज सर, इन दिस माइनॉरिटी welfare department runs minority residential schools, there is a specific percentage of quota for SC, STs and BCs. So I would like to know from you, is the same quota being provided for minorities in SC run schools, BC run schools and ST run schools? Because earlier I had raised this question in this house and it was promised that yes, the quota is not there in SC, ST and BC schools, but we'll make sure that we'll provide that quota. So are you providing that quota or not? If so, if not, with this coming academic year or the fresh admissions, are you going to provide that or not, sir? Sir, thirdly, sir, my request and submission is that there are a lot of work properties are also there which have been encroached and all. Kindly see that if these work properties can be taken for construction of schools, it will be very good. I have earlier also have demanded and requested. So once again, I request this. Lastly, sir, I'm little bit deviating from the question, sir, but it's a very important issue. With your kind permission, I would like to raise this, is that, sir, as the schools are closed, private schools are closed, and the private school teachers are not getting their salaries, and they are really suffering, sir. We need to pass on some instructions, some GO needs to be issued for the private schools that they give not at least full salary, some amount of salary they should give, sir, because those teachers are suffering, sir, और बहुत परेशान है। उसके लिए मैं आपके थ्रू रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू। अकबर ओवैसी के सवाल पर वजीर बहबूद केशवर ने जवाब दिया कि रियासत में जुमला 600 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें 4,31,086 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। जारिया तालीमी साल अक़लियती 71 जूनियर कॉलेजों का आगाज किया गया। नए अजला में मजीद स्कूल खोलने का जायजा लिया जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि माली हालत में सुधार आने के बाद किराए की बिल्डिंग को ज़ाती बिल्डिंग में तब्दील किया जाएगा। अरकान असेंबली को दाखिले के लिए 10% कोटा देने पर गौर किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने अकबरुद्दीन ओवैसी के सवालात का जवाब देते हुए ये भी कहा कि SC, ST स्कूल में अक़लियतों को 3% और BC को 4% कोटा मख्तस किया गया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असेंबली में SRDP प्रोजेक्ट के तहत पुराने शहर में किए जाने वाले कामों पर सवाल उठाए। फलकनुमा ब्रिज और ओल्ड सिटी में जंक्शन के काम होने बाकी हैं। जुमला 2,959 करोड़ रुपए के काम किए जाने हैं। इस सिलसिले में एक इजलास भी तलब किया गया था, जिसमें हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई थी। रियासती वजीर KTR ने STPR प्रोजेक्ट पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट जुमला 30,000 करोड़ रुपए का है। 4 साल में 6,000 के काम मुकम्मल किए गए। प्रोजेक्ट के कामों में पेश आ रही अराजी हुसूल के मसले की यकसोई के लिए कमिश्नर बल्दिया को खुसूसी कलेक्टर के अख्तियारात दिए गए।
केटीआर ने अकबरुद्दीन ओवैसी के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि एसआरडीपी प्रोजेक्ट में पुराने शहर के काम भी शामिल हैं। फलकनुमा ब्रिज के काम भी जल्द मुकम्मल होगा। उनका कहना था कि इस सिलसिले में हैदराबाद के पुराने शहर के अरकान असेंबली के साथ एक इजलास तलब करते हुए काम किए जाएंगे। उन्होंने जीएचएमसी के तमाम अरकान असेंबली से कहा कि वो अपने अपने तौर पर इन कामों का जायजा लें और हुकूमत के साथ ताउन करें। ऐवान असेंबली में अकबर ओवैसी ने सड़कों की तोसी और मेट्रो ट्रेन के बारे में भी सवाल उठाए। अकबर ओवैसी ने कहा कि पुराने शहर में ट्रैफिक के काफी मसाइल हैं। सड़कों की तोसी तो हो रही है लेकिन काम बहुत सुस्त है। 15-20 साल से भी ऐसी कई सड़कें हैं जिनका काम अभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जारिया असेंबली सेशन के दौरान किसी भी वक्त में पुराने शहर के अरकान असेंबली का इजलास तलब किया जाए ताकि तमाम तफसीलात को रखा जा सके। Calling for a meeting and having a detailed review of the road widening in the month of March, which was attended by my President and Honorable MP, Hyderabad, Barrister Asaduddin Owaisi Sahab, and myself. And we have given a detailed list of the roads which needs to be taken up. And it's a very vast question, sir. As there is very less of time, I would just like to mention few important points. One is, sir, I would like to know from through you, from the Honorable Minister for Municipal Administration, is that, sir, ये रोड वाइडनिंग की जो सारी तफसीलात दिए हैं, क्या इस रोड वाइडनिंग में मेट्रो ट्रेन जो ओल्ड सिटी से जो जाएगी, क्या उन रोडों को भी इसमें शामिल किया गया है वाइडनिंग के लिए या नहीं? क्योंकि इस हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि पुराने शहर में भी मेट्रो ट्रेन आएगी, तो मैं मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि वो मेरे सवाल का भी जवाब दें। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, सर, कि बहुत सारे रोड्स हैं जो हम मेंशन कर रहे थे, ऑलमोस्ट 30 रोड्स हैं, सर, एक लंबी फेरिस्त है। तो मैं आपके जरिए ये फेरिस्त पूरी पढ़ने के बजाय, पुराने शहर में काफ़ी ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, कई मसाइल हैं, रोड वाइडनिंग हो रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है। 15-20 साल से भी बाज़ रोड्स ऐसे हैं जो अब तक वाइडनिंग नहीं हुई है, बहुत सारे रोड हुए भी हैं। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये असेंबली सेशन के दौरान कभी भी टी ब्रेक या जो कोई भी ब्रेक में अगर हम ओल्ड सिटी के 7 MLAs के साथ अगर एक मीटिंग ले लेंगे आप, तो बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ी देर हम ताकि सारी तफसीलात आपके सामने रख सकते हैं, उसी वक्त उन मसाइल का हल भी हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबी तवील फेरिस्त है। इसलिए मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं। केटीआर ने अकबर ओवैसी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने कभी भी नए और पुराने शहर में कोई फर्क नहीं किया है। अब तक सड़कों की तोसी के लिए पुराने शहर में 712 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये काम एसआरडीपी प्रोजेक्ट के अलावा अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि अराजी हुसूल को आसान बनाने के लिए TDDR तरीक़ेकार को इख्तियार किया गया है। मक्का मस्जिद में जुमे को 50 मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया, लेकिन पता चला कि मुसल्लियों को गिन गिन कर अंदर छोड़ा गया और उसके बाद मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। मक्का मस्जिद के आसपास पुलिस को भी चौकस देखा गया। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के बाद से आज पहला जुमा था जब 50 मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। दूसरी तरफ इमाम मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज कारी रिजवान कुरैशी ने पुलिस और इंतजामिया से मक्का मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए राहत देने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए मौलाना रिजवान कुरैशी ने कहा कि गेटों को बंद करना मुनासिब नहीं है, इस सिलसिले में गौर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जुमे की नमाज के बाद जोहर की नमाज अदा कर ली जाए, क्योंकि जिस तरह की रुकावटें और पाबंदियां हो रही हैं, इस सिलसिले में उलमाए कराम ने जो मशवरे दिए उस पर अमल किया जाए। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस की तादाद में जुमेरात के मुकाबले जुमे को कमी देखी गई। जुमे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2426 नए केसेस दर्ज हुए। जुमला केसेस की तादाद 1,52,602 तक पहुंच गई। जुमे की सुबह 13 अमवात की भी तस्दीक की गई। जुमला अमवात 940 हुए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,19,467 बताई गई। जुमे की सुबह 2,324 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 32,195 बताए गए।
जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 338, करीमनगर में 129, मल्काजगिरी में 172, रंगारेड्डी में 216, पेद्दापल्ली में 56, सिद्दीपेट में 87, वरंगल अर्बन में 108, वरंगल रूरल 18, भोंगिरी 43, संगारेड्डी में 97, नलगुंडे में 164, महबूबनगर में 46, खम्मम में 98, जगतियाल में 62, मंचिरियाल में 57, निजामाबाद में 89, कामारेड्डी 54, जंगांव 33, निर्मल 32, वनपर्ती 38 और नागर कर्नूल में 50 केसेस दर्ज हुए हैं। जू पार्क में महकमे जंगलात की तरफ से यौम शहीदा मनाया गया। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने इस मौके पर खिदमात की अंजामदही के दौरान जान देने वाले मुलाजमीन की खिदमात को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए जान देने वालों पर हमें फख्र है। वजीर जंगलात ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आज मुसलसल मुताल्लिक़ा मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कोरोना वायरस के दौरान भी महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने जुर्रतमंदी के साथ खिदमात अंजाम दी। बाज़ मुलाजमीन फौत भी हुए। इस मौके पर नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को एजाज से भी नवाजा गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तस्लीम किए। रियासती हुकूमत की इस स्कीम से इस्तेफादा करने वालों ने अहमद बलाला की सितायश करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। बहादुरपुरा काला पत्थर के इंदिरानगर में आलूदा पानी के मसले की यकसोई की गई है। मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी को इस मसले से वाकिफ कराया गया था। बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मौज़्ज़म खान ने वाटर वर्क्स के अहदेदारों से बात करते हुए NP2 पाइपलाइन और वाटर लाइन को तब्दील कर दिया। रनवासपुरे के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने कामों का जायजा लिया। मुकामी अवाम को इस काम की तकमील से राहत मिली है। टप्पा चबूतरे में शादी के 20 दिन के अंदर ही दुल्हन ने शौहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक समरीन की शादी 25 साला असलम के साथ हुई थी। असलम अपनी दुल्हन के साथ मुजाहिद नगर में मुकीम था। जराये के मुताबिक शादी के दूसरे दिन से ही असलम मुबैना तौर पर अपनी बीवी को हरासा कर रहा था और उसके साथ मुबैना गाली गलौज हो रही थी। शादी को लेकर लड़कियों के अरमान होते हैं, लेकिन समरीन के अरमान उजड़ गए। बताया गया कि जुमे की सुबह भी समरीन और असलम की बहस तकरार हुई और फिर समरीन ने बरहम होकर अपने शौहर असलम पर मुसल से पैदर पे वार किए। शदीद जख्मी हालत में असलम को दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों से जां पर न हो सका। पता चला कि समरीन को तहवील में लिया गया है। टप्पा चबूतरा पुलिस तहकीकात कर रही है। ये भी पता चला कि असलम मुबैना शराब नोशी के बाद समरीन के साथ इंतहाई नाशाइस्ता सलूक किया करता था। दूसरी कंपनी का ISI नंबर इस्तेमाल करते हुए पानी की बोतलें फरोख्त करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी के मालिक मोहम्मद खान ने बताया कि वो एक रेस्टोरेंट गए थे। वहां उन्होंने अपनी कंपनी के लेबल और ISI नंबर वाली बोतल को पाया। जब उन्होंने सिलसिले में दरियाफ्त किया तो पता चला कि इमरान करीम नामी शख्स ये बोतलें फरोख्त कर रहा है। मोहम्मद खान ने मिलारदेव फल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत इमरान करीम के खिलाफ केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। रियासती वक्फ अराजियात को कोई फरोख्त नहीं कर सकता। अकबरुद्दीन ओवैसी की मुदल्लिल बहस के बाद वजीर आला का ऐलान। नए रेवेन्यू एक्ट के अलावा म्युनिसिपल और पंचायत तरमीमी बिल को असेंबली में दी गई मंजूरी। वक्फ अराजियात के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी। गजीट वक्फ अराजियात का रजिस्ट्रेशन न किया जाए, अकबर ओवैसी का मुतालबा। मुसलमानों की अराजियात से महरूमी के हकायक को कायद मजलिस ने असेंबली में किया पेश। नोटरी जायदादों का मामूली फीस पर रजिस्ट्रेशन किया जाए। LRS और BRS के तहत एक और मौका फराहम करने कायद मजलिस का मुतालबा। और शादी के 20 दिन के अंदर दुल्हन ने शौहर का किया कत्ल। मुसलसल हरासानी और गाली गलौज पर इंतहाई इक़दाम। टप्पा चबूतरे में दिल दहला देने वाला वाकया।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔